वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे, और कल का वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि फिजिक्स हार्ड नहीं है, ये सब्जेक्ट है हमारे आसपास चारों तरफ का सब्जेक्ट है, जिसको हम देखते हैं समझते हैं। यानी यह चैप्टर और यह मतलब जो बोला जाए अभी लाइट जो चैप्टर चल रहा है ये तो और ज्यादा आसान चैप्टर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग कल वीडियो देखे होंगे उनको और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उससे आगे चलने वाला है। ठीक, तो आज क्या चलने वाला है, जो कल हो गया है उससे आगे आज चलेगा। ठीक है, तो क्या चलेगा, पार्ट 2 है, जैसा कि आप जान भी रहे हैं। आज चलेगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ना अच्छे तरह से जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक है आपका आज का। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, बहुत छोटा चीज है लेकिन एग्जाम में आता है। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आपको समझाए थे कल के दिन में भी, आज भी समझाते हैं कि जब लाइट ना किसी चमकीली सतह पे पड़ती है और उससे टकरा के वापस आती है तो उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि आप गांव में देखते होंगे बच्चा सबको गेंद उठा के कहाँ मारता है, दीवार पे मारता है, और दीवार पे मारता है, फिर गेंद कहाँ आता है, हाथ में आता है। यानी गेंद को मारा दीवार पे, फिर वापस लौट के कहाँ आया, हाथ में। उसी प्रकार से समझिए कि लाइट कहीं गया, उस पर टकराया, अब फिर टकराया कहाँ आया, वापस मेरे पास आया। तो इसी घटना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये सन के लाइट को ना एक लड़का क्या कर दिया, आईना से चमका रहा है, यहाँ पे लिया और ये दीवार पे मार रहा है। मतलब लाइट आया, आईना पे पड़ा, फिर टकरा के वापस गया। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब इसमें आराम से आप लोग लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। प्रकाश के हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश के परावर्तन, सब लोग हेडिंग लगा लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन में पॉइंट होगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। एक बार बोलते हैं, सुन के याद कर लेना है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है और उससे टकराकर वापस आती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश को टकराकर वापस आना, यानी लौट आना ना। यानी पहला पॉइंट हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्या पहला पॉइंट हुआ कि प्रकाश को वापस लौट आना ना, यानी टकराकर, क्या करके, टकराकर, टकराकर वापस आना। आप समझ गए होंगे कि प्रकाश को टकराकर वापस आने की घटना प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी पॉइंट इसमें क्या होगा, समझिएगा अच्छे से कि जब प्रकाश टकरा के वापस आएगा ना, उसके लिए जो वहां पे प्लेन रखा हुआ होगा, जो कोई भी चमकीली सतह से टकरा के आ रही है, तो उधर जो पदार्थ रखा हुआ है वो कैसा पदार्थ है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पारदर्शी कि अपारदर्शी कि पारभासी, पिछला दिन सिखाए थे। यानी परावर्तन के लिए कैसा पदार्थ चाहिए, बोलिए, परावर्तन के लिए कैसा पदार्थ, अपारदर्शी, माने जेकरा से आर पार ना हो, क्योंकि जब आर पार हो जाएगा तो परावर्तन ही नहीं होगा। अगर कोई आदमी कांच रख दिया, इधर से लाइट दे तो लाइट क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा, नहीं ना आएगा। यानी उसके लिए कैसा पदार्थ चाहिए, अपारदर्शी, कैसा पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ चाहिए, ओपेक्यू, ठीक, अपारदर्शी पदार्थ चाहिए। दूसरी बात कि परावर्तन के कारण ही हम ना किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं।
तो ये परावर्तन से रिलेटेड छोटा छोटा पॉइंट आपको लिखा रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो आप समझे कि टकरा कर वापस आना, किसका? प्रकाश का। और जो टकरा के वापस आएगा तो कोई ना कोई वस्तु होगा, तो हम बोले चमकीली सतह पर, ठीक है, लेकिन वो कैसा चाहिए? सब्सटेंस कैसा? अपारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी होगा तो पारे हो जाएगा, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ चाहिए। और परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसीलिए परावर्तन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक परावर्तन की घटना नहीं होगी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक, चलिए, यहां तक कोई डाउट है? नहीं ना? आप समझ गए होंगे। अब इसको ना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। अभी आपने देखा, इसका थोड़ा सा हम लोग इमेज बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई कांच है, कांच शीशा है, इधर इसको क्या किए? पेंट कर दिए। पेंट ना करेंगे तो प्रकाश आरे पार हो जाएगा। अब लाइट यहां से निकला, लाइट यहां से निकला, इस पे पड़ा, इससे टकरा के वापस आया। समझिएगा, प्रकाश ऐसे गया और वापस आ गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब समझिएगा, इसमें कुछ ना, जो प्रकाश की किरण गई है उसका नाम हुआ आपतित किरण, जो टकरा के वापस आई है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। और यहाँ पे है आपतन बिंदु, और एक नॉर्मल खींचा जाता है। मतलब ये सब का ना अपना अपना कुछ नाम है, तो उसको बताते हैं, आप आराम से समझेंगे। ठीक, समझिएगा आराम से। यहाँ पे आप देखिए आराम से, देखिए ये आया और टकरा के वापस गया। ये प्रकाश की किरण है जो आया और टकरा के वापस गया। तो जो प्रकाश की किरण आती है ना, इसको बोला जाता है, कौन किरण? बोलिए, आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। यानी जो किरण आएगी, जो किरण आएगी उसको बोलेंगे आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जाएगी उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक, नाम में कोई दिक्कत नहीं ना? जो आएगी उसको आपतित किरण, जो टकरा के वापस जाएगी उसको परावर्तित किरण। और यहां जहां दोनों का ये बिंदु है, एक बिंदु है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। और इसमें ना एक नॉर्मल खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है समझिएगा। ये नॉर्मल जो होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक जो प्लेन है, जो सतह, उस पर 90 डिग्री लंबवत एक क्या खींच दिया जाता है? लाइन खींच दिया जाता है। इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल मतलब अभिलंब, अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, तो इनमें 3-4 गो नाम हुआ। पहला आपतित किरण, तो जो किरण सतह पे आएगी, जो किरण दर्पण पे आएगी उसको आपतित किरण कहेंगे। जो दर्पण से टकरा के वापस जाएगी, लौट जाएगी, उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और दोनों जहां आएगी उस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। ठीक है, और एक अभिलंब होता है जो दोनों के बीच में होता है, नॉर्मल। इसका नाम होता है, आपतित किरण को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर लिखते हैं, एक में नाम दे दिए आपतित किरण। आपतित, सब लोग इसका डिफिनेशन खुद से लिखेंगे। आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसीलिए इसको शॉर्ट में ना आईआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईआर, इंसिडेंट रे। दूसरा है परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे? आरआर। और तीसरा जो आप देखें, अभिलंब,
जो क्या बोलते हैं नॉर्मल। चौथा क्या है समझिएगा आराम से। चौथा क्या है, ये आपतन बिंदु ना, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सब इसका नामकरण हुआ। कोई दिक्कत है? चलिए अब आपके दिमाग में आएगा, समझिएगा ध्यान से, ये नॉर्मल क्यों आया। इसमें नॉर्मल का तो कोई काम ही नहीं था। जो किरण आई तो आपतित, जो टकरा के वापस गई उसे परावर्तित। तो ये नॉर्मल का काम क्या है, तो नॉर्मल आपको बताने आया है एक होता है आपतन कोण और एक होता है परावर्तन कोण। दो को नया नाम आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है आपतन कोण, ठीक है, बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एंगल आई, कोण आई पहला। दूसरा आपतन कोण के बाद होता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ आर। ये दो चीज आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये आपतन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब, इसीलिए अभिलंब आया था। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं आपतन कोण यानी कोण आई। ठीक है, कोई पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। दूसरा, अब बात आएगा परावर्तन कोण का कि परावर्तन कोण क्या है। तो बोलेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये देखिए इसके बीच जो कोण बना इसको बोलते हैं परावर्तन कोण यानी कोण एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे 5-6 नाम आया जिसको आपको घर पे खुद से डिफिनीशन लिखना है। आपतित किरण, जो किरण आएगी, बोलिए आपतित किरण मतलब जो किरण आएगी टकरा के वापस जाएगी उस किरण का नाम परावर्तित किरण। ठीक है, और जहां दोनों आएगा उसका नाम आपतन बिंदु। बीच में वो क्या होता है नॉर्मल अभिलंब। ये क्यों आता है, यह बताने कि आपतन कोण कौन है और परावर्तन कोण कौन है। आपतन कोण क्या है, तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। बोले यहां तक कोई कष्ट नहीं ना। यही परावर्तन के हम लोग पूरा क्या किए, फिगर से देख लिए। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब तक पानी पी लेते हैं जल्दी से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखिए परावर्तन न दो प्रकार के होता है। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपने सीखा कि परावर्तन मतलब सतह से टकराकर वापस आना, ये सीखा। अब हम बोलते हैं परावर्तन दो प्रकार के होता है। कैसे सर, समझाते हैं, समझिएगा। परावर्तन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। परावर्तन के नियम नहीं बोल रहे, परावर्तन बोल रहे हैं। जैसे ना सतह से टकराना है तो एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित। समझिएगा, नियमित परावर्तन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब इसमें सतह कैसा होगा, देखिएगा सतह एकदम ना चिकना होगा, कि जैसे ना प्रकाश यहां से आया, प्यार से समझिएगा, प्रकाश लाइट आया और लाइट टकरा के वापस चला गया। ऐसे परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। और एक ऐसा भी चमकीला सतह की बात है, तो ऐसा भी तो सतह हो सकता है।
अब प्रकाश यहां भी आएगा, प्रकाश यहां भी आएगा ऐसे, तो टकरा के ऐसे चला जाएगा। फिर कोई ऐसे छोड़ेगा तो ये सांप धंस जाएगा, ऐसे चला जाएगा। फिर कोई ऐसे आएगा रे तो फिर ऐसे चला जाएगा। मतलब ये भी, यहां भी परावर्तन हुआ, लेकिन जिसका सतह क्या है, एक प्लेन है, तो वहां हो गया नियमित परावर्तन, और जिसका टेढ़ा मेढ़ा है वहां क्या हो गया, अनियमित परावर्तन। तो जो आपको परावर्तन का नियम पढ़ना है वो किस पे लागू होगा, नियमित परावर्तन पे, अनियमित पे लागू नहीं होगा। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम किस पे लागू होगा, नियमित परावर्तन पर, रेगुलर रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, परावर्तन के नियम। और ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बहुतों बार आया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, बोलिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और वो 2 नियम क्या है वो बताते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आराम से समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम, क्या बोले, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अब हम लोग जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बोलेंगे कि सर इसके तो 2 नियम है, सब बच्चा जानता है। कितने नियम है, 2 नियम है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। पहला नियम क्या कहता है, सुनिएगा। पहला नियम कहता है, आपको ध्यान रखना है, पहला नियम क्या कहता है, अब देखिएगा, इधर दिखाते हैं आपको। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों देखिए तो एक तल में है कि अलग है। आप बोलेंगे एक तल में है, तो एक तल में होते हैं। मतलब पहला नियम यही है, क्या है, सुनिएगा ध्यान से, याद हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, उसमें से पहला नियम आपको सिखा रहे हैं, याद कर लीजिए। आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। पहला नियम बोल देंगे, बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो आप बोलेंगे 2 नियम। कितने नियम, 2 नियम। उसमें से पहला नियम बोलिए तो क्या है, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, अर्थात एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत, तो आपको उम्मीद करें कि याद हो गया होगा। प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम याद हो गया, आप लिखिए कॉपी पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया, चलिए आप लिख लेंगे। दूसरा, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, देखिए इधर समझाते हैं। दूसरा कहता है कि जितना आपतन हो कोण होगा ना, उतना ही कौन कौन होगा, परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी दूसरा नियम बहुत काम के नियम है, कहेगा आपतन कोण यानी कोण आई बराबर परावर्तन कोण, कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। समझ में आया। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से बताइए आप लोग जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है। ये नॉर्मल है, आपको पता है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण नॉर्मल है। अगर ये वाला कोण दे दिया आपको 40 डिग्री, तो बोलेगा जो कोण आई बराबर व्हाट, कोण आर बराबर व्हाट। और एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कितना होगा, बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये 40 डिग्री दे दिया, बोला आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बताओ। आप देखिए, आपको पता है ना ये अभिलंब है,
विलंब मतलब नॉर्मल है। इसके एक तरफ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 का। इधर 90 तो इधर कितना? 90। 90 में से ले कितना लिया? 40। तो ये बच्चल कितना है? 50। और इसी को ना कहते हैं हम लोग आपतन कोण। अभिलंब और आपतित के बीच यानी कोण आई के मान कितना आ गया? 50 डिग्री। और कोण आर, तो कोण आई या कोण आर आपस में क्या होता है? बराबर। यानी ई 50 तो ये हो कितना? 50। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। नहीं ना? एक क्वेश्चन और देते हैं, बना के दिखाएंगे। चलिए बना के दिखाइए जल्दी से, छोटा सा है, जल्दी से बना के दिखाएंगे। ये नॉर्मल है, तो ये दे दिया 35 डिग्री, ठीक है। और बोलेगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच, आपतन क्या ये आपसे पूछेगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? कितना डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से बताइए, कौन बताएंगे कितना डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी बोलिए। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? जल्दी से, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बोलिए कितना बनेगा? चलिए अब आपको बताते कितना होगा। अब बताइए अगर ये 35 है तो ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? 55 हो जाएगा, क्योंकि एकरा से इन्हें कितना बनता है? 90। तो ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा? 55। तब ना 55 35 90, ये 55 तो ये भी कितना? 55। और बोलिए आपसे क्या पूछा था? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का, तो टोटल कौन ना हो गया? 55 जोड़ 55, यानी कितना डिग्री आंसर हो जाएगा? 110। बात समझ में आया? तो ऐसे भी आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, छोटा चीज है लेकिन ध्यान से पढ़ना है। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने सीख लिया परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और उसको समझ भी लिया। समझ लिए? अब परावर्तन क्या नियम क्या हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। दर्पण, क्या नाम आया? दर्पण। ये दर्पण क्या है भाई? अब दर्पण को समझते हैं हम लोग। इसको समझते हैं, दर्पण को। दर्पण मतलब मिरर। और हमको लगता है ना कि इसको तो सब लोग डेली देखते हैं। दर्पण जो आप घर में अपना मुंह देखते हैं ना आईना में, वही दर्पण है, वही दर्पण है। दर्पण मतलब आईना। तो दर्पण के बारे में कोई आपसे पूछे कि दर्पण क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ये बताइए दर्पण क्या है। तो आप देखिए, समझिए दर्पण क्या है। आपको ऐसा नहीं कि शीशा दे देगा तो आप उसमें अपना मुंह देख लीजिएगा, नहीं। मुंह तब देखिएगा जब उससे प्रकाश टकरा के वापस आएगा, मतलब परावर्तन होगा। और परावर्तन के लिए ऐसा शीशा चाहिए जिसको आर पार नहीं कर सके। मतलब कि अगर एक शीशा को, एक शीशा होता है ना, उसके आगे और पीछे एक भाग को क्या करना है? पेंट कर देना है, कलर करना है। आप अपना घर में ना आईना को निकाल के देखेगा, पीछे से ना उस पर पेंट किया हुआ रहेगा। पेंट न करेगा तो दिखाई न देगा, डायरेक्ट आर पार हो जाएगा। यानी आईना में पीछे से पेंट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको दिखाई देता है। यानी दर्पण क्या है? तो दर्पण वैसा पदार्थ को हम बोल सकते हैं जिसका एक सतह, यानी जिसका एक सतह क्या हो? पेंट किया हो, पेंट किया हो।
कलई किया हो और दूसरी सतह क्या हो, चमकीला हो। एक सतह पेंट किया हो, कलई किया हो, और दूसरी सतह क्या हो, चमकीला हो, उसको हम दर्पण बोल सकते हैं, शीशा को दर्पण बोल सकते हैं, बशर्ते शीशा का एक सतह चमकीला और पीछे से पैक क्या, कलई किया हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। सबसे पहले कि दर्पण बनता किससे है, दर्पण को बनाने में ना आप कांच, लेकिन अगर पूछेगा दर्पण बनता किसके हेल्प से है, तो आप ग्लूकोज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा कि दर्पण की जो पीछे वो कलर किया हुआ रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको आप AgBr भी बोल सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। जो पीछे कलर किया रहता है ना, वो सिल्वर का परत चढ़ा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, जो पीछे शीशा का पीछे दर्पण में। और दर्पण को बनाने में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। दर्पण बस यही है और इसमें विशेष कुछ नहीं है। दर्पण कोई भी कहला सकता है जिसका एक सतह चमकीला हो और दूसरा सतह क्या किया हो, कलई। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछेगा कि दर्पण के पीछे जो कलई किया जाता है वो किससे, सिल्वर ब्रोमाइड से। समझ गए, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो दर्पण के बारे में चलिए ध्यान देंगे, ये सुन लिए होंगे, लिख लेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, बारी बारी से सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। एक का नाम है, एक का नाम क्या बोले, समतल दर्पण, जिसको लोग बोलता है प्लेन मिरर। और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सर अब बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं, पूरा बताते हैं, ठीक है, चलेगा ना। चलिए आराम से समझिएगा। समतल दर्पण को स्टार्ट करते हैं, फिर गोलीय दर्पण को स्टार्ट करेंगे। तो समतल दर्पण को स्टार्ट करते हैं, अगला पेज लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण के बारे में अब सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। कैसा मिरर, प्लेन मिरर। जो आप घर में यूज करते हैं ना वो प्लेन मिरर है। तो घर में अपना फेस देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, प्लेन मिरर है। सबसे पहले कि समतल दर्पण किसको कहेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वैसा दर्पण। क्या बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, प्लेन हो, समतल हो। माने जहां प्रकाश टकराएगा ना वो वाला जो सतह हो वो एकदम प्लेन हो। जैसे आप देखिए, पेंट हमेशा किधर से करना है, राइट साइड से, याद रखिए इस बात को। कभी भी पेंट करना हो, कुछ भी करना हो, राइट साइड से। और वस्तु रखना है, प्रकाश को गुजारना है, फिजिक्स में नियम है, आपको दर्पण में कलई करना है, पेंट करना है, तो आप उसको राइट साइड से कीजिए। और जो भी प्रकाश गुजारना है, कोई वस्तु रखना है, तो उसको लेफ्ट साइड रखिए। तो ये दर्पण हो गया समतल दर्पण। अब इससे प्रकाश इधर से जाएगा आएगा, वो एक अलग मैटर है, यही है समतल दर्पण, ठीक। ये क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में इतना ही जानना है अभी, फिर आगे चलेंगे तो अभी बहुत पढ़ना है। समतल दर्पण में यह जानना है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में यहां भी क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण का ना वक्रता त्रिज्या, क्या बोले, वक्रता त्रिज्या आर कितना होता है। देखिए ये ना रियल में क्या है, ये तो पूरा समतल प्लेन है, समतल प्लेन है, लेकिन ये भी ना किसी गोले का ही एक हिस्सा है।
बात को आप समझिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे ना कोई बहुत बड़ा गोला ले लीजिएगा, टूल्स कहाँ गया भाई इसमें, छोड़िए हम खुद गोला बना देते हैं। ये कोई बहुत बड़ा गोला है, ये गोला ले लिए, बहुत बड़ा गोला है, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन फिर भी गोला है, बड़ा है। अब इसको ना हम मिटा दिए, देखिएगा अब बताइए, अब इसको कोई बता सकता है कि गोल है, सीधा है? यानी कोई बहुत बड़ा गोला है और उसके एक पार्ट को काटेंगे तो सीधे दिखाई देगा ना। यानी समतल दर्पण भी एक बहुत बड़ा गोला का एक पार्ट है, ठीक है। तो अब ये इतना बड़ा गोला है, इतना बड़ा गोला है, तो उसका रेडियस क्या होगा भाई, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मतलब अनंत, बहुत बड़ा मतलब अनंत। तो आज के बाद याद रखिएगा कि समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या यानी आर जो होता है वो अनंत होता है, ठीक। और जब वक्रता त्रिज्या आर अनंत होगा तो इसका क्या फोकस भी क्या होगा, अनंत ही होगा, ठीक। और तीसरा जब आ गया तो तीनों बात जान लीजिए, वक्रता त्रिज्या भी अनंत, फोकस भी अनंत, और तीसरा बात कि समतल दर्पण का क्षमता जानते हैं, शक्ति, पावर, पावर क्षमता, क्षमता जो होता है वो फोकस दूरी के उल्टा होता है। यानी फोकस दूरी के उल्टा, यानी 1/में फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। कोई दिक्कत है? तो फोकस दूरी अनंत होता है तो पावर तो उसका उल्टा होता है, तो 1/अनंत इक्वल टू 0 यानी शून्य। तो तीन ऑब्जेक्टिव यहां से आप देख सकते हैं, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत तो फोकस भी अनंत, और क्षमता पावर पूछेगा ना तो पावर हमेशा फोकस दूरी के उल्टा होता है, तो अनंत के उल्टा 0। याद रहेगा, समतल दर्पण का त्रिज्या अनंत, फोकस भी अनंत, खाली शक्ति पावर 0 ठीक है। तो ये समतल दर्पण के बारे में था। अब देखिए समतल दर्पण के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है। अब एक चीज और आ गया, दर्पण आ गया है, फेस देखने की बात आ गया है, दो तीन ऑब्जेक्टिव और समझ लेंगे, छोटा छोटा बात है। देखिए अगर आपको आईना में अपना पूरा फेस दिखना है ना, पूरा शरीर देखना है, तो आईना कितना लंबा होना चाहिए पता है आपको? अगर आपको आईना में पूरा अपना शरीर देखना है तो आईना आपके शरीर के आधे लंबाई का होना चाहिए। यानी अगर हम 100 फुट के आदमी हैं तो आईना की लंबाई 3 फुट होना चाहिए, तो हम अपना पूरा शरीर उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और समतल दर्पण में एक खास बात और भी है कि इसमें तो बहुत बात है, जब आएगा तो बताएंगे कि अगर समतल दर्पण आप देखे होंगे कभी कभी डांस क्लास में या जिम वगैरह में, डांस क्लास में देखिएगा कभी कभी शीशा लगा रहेगा पूरा और बच्चा वहां पे डांस करेगा, तो उसमें क्षमता क्या होता है कि अगर उस समय समतल दर्पण में क्या है क्षमता कि अगर आपका वस्तु, वस्तु मतलब आप डांस कर रहे हैं, अगर आप डांस भी वेग से करते हैं, यानी आप भी वेग से डांस करते हैं, तो वो आपको उधर से देखा है कितना दुगना, 2v वेग में। यानी आप अगर थोड़ा सा डांस करते हैं ना, हिलते हुलते हैं, तो आपको दुगना दिखाता है और आप खुश हो जाते हैं कि वाह मेरा इतना अच्छा डांस है। बात समझ रहे हैं? वो शीशा का कमाल है। यानी आप शीशा, और जिम में देखिए अगर आप दौड़ेंगे 10 के स्पीड से तो समतल दर्पण आपको दिखाएगा कि 20 के स्पीड से दौड़ रहा है, यही दुगना स्पीड से दिखाता है। अगर आप डांस कर रहे हैं तो आपको दुगना से दिखाएगा, अगर आप हिल रहे हैं इस तरह से तो आपको दुगना स्पीड से हिला के दिखा देगा, ठीक। अगर आप दौड़ रहे हैं आईना के सामने, जिम में गए और आराम से आप दौड़ रहे हैं, तो आप दौड़ेंगे जितना स्पीड में ऊपर दुगना वो दिखाएगा, आपको लगेगा कि हम इतना स्पीड दौड़ रहे हैं। तो ये समतल दर्पण का बहुत सारा कमाल है। और बात है कि आप समतल दर्पण के सामने ना, अगर आपका समतल दर्पण यहाँ है, आप 10 मीटर की दूरी पर है, तो अंदर भी 10 मीटर रहेगा, वहां 10 मीटर रहेगा, लेकिन बाकी बात हर जगह दुगना हो जाता है, ठीक है। तो वो बात की बात है। अभी समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और अभी केवल दर्पण को समझ रहे हैं। तो समतल दर्पण से ये सब ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो समतल दर्पण हो गया, अब पढ़ेंगे क्या था, गोलीय दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण, और कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, और साथ में ना आप लोग लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, नामे है गोलीय दर्पण,
वैसा दर्पण जो कैसा हो, गोल हो, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। इसमें टूल्स था, टूल्स क्या हो गया, टूल्स यहाँ है, देखिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना गोल, ये बहुत अच्छा। ये आपका गोलीय दर्पण, एकदम प्यार से समझिएगा ना, मजा आ जाएगा। जानते हैं गोला है तो ओकरा अंदर पक्का है वो केंद्र होगा, ना होगा तो गोल हो ही नहीं सकता है। गोला है ओकरा अंदर क्या है, केंद्र है, ठीक। यही है गोलीय दर्पण। अब इसको जैसी दो भागों में बांटेंगे ना, तो दो गो दर्पण का आविष्कार हो जाएगा। जब इस गोलीय दर्पण को जब बीचे बीच काटेंगे तो दो गो नया नया दर्पण बन जाएगा, समझे। पहले इसको साइड कर लेते हैं, रुकिए। चलिए, ये गोलीय दर्पण है। जैसे इसको काटेंगे, जैसे इसको काटते हैं, देखिएगा कैसे काटते हैं, बीचों बीच काट देते हैं। कटता का है नहीं भाई, नहीं कटेगा, कटता नहीं है मतलब नहीं कटेगा, छोड़िए हटाइए। हम ऐसा करते हैं, आपको बताते हैं कैसे कटेगा। इसको ना यहां से काट दिए, समझिए काट दिए, काट दिए तो दो भाग में बट गया। कौन कौन भाग में बटा, ध्यान से देखिएगा। इसका एक भाग ऐसे आ गया और एक भाग ऐसे आ गया, आया कि नहीं आया। यानी ये दो दर्पण का आविष्कार हो गया। और हम हमेशा बोलते हैं कलई करना हो, पेंट करना हो तो किधर करना है, राइट साइड। चलिए इसको पेंट कर रहे हैं, इधर ध्यान से देखिएगा, पेंट कर रहे हैं। पेंट कौन किससे करना है, सिल्वर ब्रोमाइड से, ओके। ये फिर इधर भी दे करेंगे। अब आप बात समझिए, एक गोलीय दर्पण को जब बीचों बीच काटे ना, तो दो गो दर्पण का आविष्कार हो गया। वो दोनों का नाम पता है क्या है, एक का नाम है अवतल और दूसरा के नाम है उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी अवतल उत्तल किसका पार्ट है, गोलीय का। किसका पार्ट है, गोलीय दर्पण का। अब आपको हम बताते हैं कि में कौन अवतल दर्पण है और कौन उत्तल दर्पण है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा, समझना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, समझिएगा। इधर से तो पेंट हो गया, पेंट हो गया ना, इधर से पेंट हो गया है, तो प्रकाश कितने से आएगा, इनने से आएगा। तो प्रकाश आएगा तो कौन टकराएगा, उठल में टकराएगा कि धसल में टकराएगा, इनने तो उठल है। इसका परावर्तक सतह कैसा है, उठा हुआ है। परावर्तक सतह जहां आकर टकराए तो बोले इसका तो परावर्तक सतह उठल है, उभरल है, उठल है। उठल है मतलब ये कौन दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आज के बाद याद रखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश में जरूर याद रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और इसका देखिए, इसका परावर्तक सतह धसल है, ताकि इन्हें से पेंट मेल है, तो प्रकाश एम है घुसेगा, तो जन्य प्रकाश घुसेगा उसको परावर्तक सतह कहते हैं। तो इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, बोलिए। इसका नाम होगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कौन मिरर भाई, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, तो ये दो दर्पण नए नए पढ़े, पहले आप समतल पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ क्या पढ़ लिए,
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब एक दो बात और इसको सीखिएगा, बहुत प्यारा प्यारा वर्ड है, प्यारा प्यारा बात है, बहुत काम की चीज है। अच्छा बताइए, आप अपना दिमाग लगा के सोचिए, जब इनमें से प्रकाश आएगा, इनमें से जब प्रकाश आएगा इस पे पड़ेगा, तो ये दर्पण आपको क्या लग रहा है, क्या करेगा? छितराएगा? अभी तो अपने उठल है, छितराएगा कि सुकराएगा? ये तो प्रकाश को और छितरा देगा ना, क्योंकि उठल है, ये थुथुर उठल है ना, तो प्रकाश को क्या करेगा, छितरा देगा। लेकिन जब इसमें प्रकाश आएगा, ये प्रकाश को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एकत्रित करेगा। यानी एक नया चीज पढ़ने आप चल रहे हैं। आप उत्तल दर्पण को आप प्यार से देखिए और गौर से देखिए, तो ये प्रकाश को क्या करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, छितराने का काम करता है। और कल हम लोग ने पढ़ के आया है कि जो प्रकाश को फैलाता है उसको डाइवर्जिंग कहते हैं, अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, किसको डाइवर्जिंग बोलते हैं और किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो जो प्रकाश को छितरा देता है, फैला देता है, उसको अपसारी बोलेंगे, और जो प्रकाश को सिकुड़ा लेता है, अपने में रख लेता है, उसको अभिसारी यानी कन्वर्जिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आप बोलिए कौन दर्पण प्रकाश को छितरा देगा, यानी बेकार दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण। यही वैसा दर्पण है जो बेकार है, छितरा देता है, और जो छितरा दिया वो डाइवर्ज कर दिया। यानी आज के बाद जान लीजिए, उत्तल दर्पण को कौन दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, अपसारी के नाम से। कौन नाम से? तो परीक्षा में आएगा कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में डाइवर्जिंग मिरर। क्या मेरे बात को आप समझ पाए, समझ पाए? अपसारी दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि छितरा दिया। अब देखिए, ये बेचारा अवतल जो है सबको अपना में एकत्रित किया। क्या किया, एकत्रित किया, प्रकाश को जमा किया। इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहा जाएगा, बोलिए बोलिए, क्या कहा जाएगा, अभिसारी। अभिसारी दिखाई दे रहा है सर, क्या कहेंगे, अभिसारी। इंग्लिश में बोलेगा कॉन्वर्जिंग। क्या कहेंगे, कॉन्वर्जिंग। यानी दो गो दर्पण नया नया सुने, एगो उत्तल अवतल पहले सुन लेते, और अब नया नाम सुने, अपसारी दर्पण और अभिसारी। तो जो प्रकाश को छितरा देगा वो अपसारी, डाइवर्जिंग। कौन छितराता है भैया, उत्तल। उत्तल हो गया अपसारी। और कौन सिकुड़ा लेता है, अपना में रख लेता है, अभिसारी। तो परीक्षा में नहीं हो सब बात आता है कि मतलब सोलर कुकर में चाहे बहुत सारे किसका उपयोग किया जाता है, बताइए रोलर कुकर इस समय कौन यूज होगा, वो यूज होगा कि यूज होगा, ये तो छितरा देगा। और मैं चाहिए प्रकाश, इसको नहीं यूज करेगा। अब रोड रूट पे देखे होंगे एकदम स्टील जो स्ट्रीट लाइट होता है पूरा प्रकाश को छितरा देता है, तो छितरा देना मतलब कौन, उत्तल दर्पण। सब कुछ यही से क्लियर हो जाएगा ना जब अभी बताएंगे। तो आप खाली ध्यान से सुनते रहिए। तो यहाँ दो छोटा छोटा बात बताएं कि गोलीय दर्पण का, अब लास्ट बात, गोलीय दर्पण दो पार्ट, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हो, जो आपको हम दिखाएं। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, जो आपको दिखाएं। उत्तल दर्पण प्रकाश को छितरा देता है, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। और अवतल दर्पण अपना में रख लेता है, समेट लेता है, इसलिए कन्वर्जिंग अभिसारी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंपल सिंपल केवल दर्पण से इंट्रोड्यूस हुए हैं, दर्पण को जाने हैं, उसका गुण जाने हैं, लेकिन दर्पण के अंदर अभी बहुत बात बाकी है, तो वो प्रतिबिंब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो अब हम लोग का जो हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है प्रतिबिंब। तो जल्दी एक बार उतारेंगे, नोट करेंगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब पढ़ रहे याद हो रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हेडिंग लगाएंगे सब लोग,
प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इमेज, प्रतिबिंब। ये क्या होता है? इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जो आप आईना में मुंह देखते हैं, इसका फोटो वगैरह भी होगा, आप दिखाते हैं, रुकिए। देखिए, दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, इमेज। ये बच्चा अपना मुंह देख रहा है, ये लड़की अपना जीभ निकाल के देखती है, लड़की वही सब करवे करती है ना। ये देखिए अपना अपना शक्ल देख रही है, तो जिसका प्रतिबिंब जो इमेज कौन हुआ? यही ना हुआ जो शीशा में इसको दिखाई दिया। बात को समझ रहे हैं? शीशा में जो दिखाई दिया ये वाला बच्चा की तरह सेम बना हुआ है। कभी कभी आप देखे होंगे वीडियो में, कुत्ता के आगे को शीशा रख दीजिए, कुत्ता देखेगा शीशा में, वहां लगेगा हमारे ऐसा कुत्ता उधर खड़ा है, खूब झाव झाव करेगा, मतलब उसको इमेज देख के लगता है कि हमारे ऐसा कुत्ता खड़ा है। तो यही होता है प्रतिबिंब, इमेज। फिजिक्स के भाषा में इसको इमेज बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि अपना चेहरा देख रहे हैं। यही हो गया। इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे इमेज पे। ये क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, समझ आ जाएगा तुरंत, बस केवल ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए बताते हैं इमेज क्या होता है। सबसे पहले अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत बड़ा चीज है, क्या पता है? डिफिनीशन, किसी चीज को डिफाइन करना। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन यही ना लोग पूछता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कंपटीशन तो नहीं है ये खाली काम की बात बताए और चले गए। यहाँ तो आपको डिफिनीशन पे ध्यान रखना है, लिखावट पे ध्यान रखना है, शुद्धि पे ध्यान रखना है, और भाषा, लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। कंपटीशन में क्या होता है? बात को टिक करना होता है, यहाँ बात को लिखना होता है। ये अपने आप में एक अलग चीज है। तो चलिए प्रतिबिंब क्या होता है बताते हैं। कहता है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी परावर्तन या अपवर्तन मतलब क्या समझिएगा, कि जब प्रकाश टकरा के वापस आएगा तब की बात है। ताकि जब तक दो प्रकाश आपस में टकरा के कटेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश, ज्यादा से ज्यादा दो से अधिक चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए, चेहरा तब ना दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होगा सुनिएगा, कहता है परावर्तन या अपवर्तन के बाद, बोलिए, परावर्तन या अपवर्तन के बाद दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनेंगे, लिखेंगे भी और पहले समझेंगे। ठीक है, डिफिनेशन आराम से। कहता है परावर्तन या अपवर्तन के बाद दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण आपस में काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनेंगे, परावर्तन या अपवर्तन के बाद दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें आपस में काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर काटती है ना, उसी बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, आप बात को सुने होंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और जान लीजिए यहाँ दो वर्ड आ गया था, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। यानी प्रतिबिंब क्या प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, जिसको बोला जाता है रियल इमेज। एक होता है काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको एक और नाम है आभासी। क्या नाम है? आभासी प्रतिबिंब, इसमें बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है,
वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो फिर आपसे कोई पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ इतना बोलना है कि जो काटती है, मतलब परावर्तन या अपवर्तन के बाद 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर काटती है, यानी वाकई में यहाँ काटेगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काटती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। बस हो गया। यानी 2 बिंदु पर काटेगी ना, जब खुद से काट देगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, और काटती हुई प्रतीत बनेगी, मतलब हम लोग बढ़ा चढ़ा के काटेंगे, डॉट डॉट करके क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा के काटेंगे, तो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी जो डिफिनेशन था कि परावर्तन अपवर्तन के बाद प्रकाश 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो जब वाकई में काटेगी ना, जब वाकई में क्या करेगी, काटती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होना मतलब लगता है कि आगे बढ़ाने पर कटेगा। जब काटती हुई प्रतीत होगी तो वर्चुअल, और जब वाकई में काटेगी तो वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब ना पर्दे पे उतारा जा सकता है। इसको क्या किया जाता है, इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। मतलब समझिएगा, पर्दे पर उतारा जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को। इसको बिना पर्दा पर ऐसे आप नहीं देख सकते रियल इमेज को। रियल इमेज को देखने के लिए आपको पर्दा की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप सुनिए, आप कभी सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखे हैं? सिनेमा हॉल में आप देखिएगा, जैसे कि आपके आगे स्क्रीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, और पीछे से क्या करता है, मारता है, और उस पर आप फिल्म देखते हैं। मतलब वहां वास्तविक प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि वहां पर्दा पर ना उसको उतारा गया। तो अगर मान लीजिए पर्दे हटा देगा तो फिल्म देख पाइएगा नहीं ना। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को उतारने के लिए पर्दा चाहिए। तो जब पीछे से मारता है, फोकस लाइट आता है और वो पर्दा पर दिखाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे दिखाया जाता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसको नहीं उतारा जा सकता है। ओके। और मेन बात, बहुत मेन बात है ये, इसको याद रखिएगा मरते दम तक। वास्तविक प्रतिबिंब ना, मेन बात, हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यही है मेन बात। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। मान लीजिए किसी का वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर मुंह ऊपर है ना, तो ओकरा मुंह कहां दिखाई देगा? नीचे। बात समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जो रियल इमेज होगा वो हमेशा कैसे बनेगा? उल्टा। याद रखिएगा, रियल इमेज हमेशा उल्टा हो रहा है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा एकदम सीधा, जैसन था उसने दिखाएगा, तो वो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा क्लास देखे फिजिक्स का, जो अभी हम लोग केवल बेसिक डिफिनीशन और चीजों को समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर कल आएंगे, देखेंगे 8 बजे। फिर जैसे आज आप 8 बजे वीडियो देख रहे हैं, फिर आपको कल मिलेगा, फिर आप कल देखिएगा। और रेगुलर अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आप जान लीजिए आपका फिजिक्स एकदम आसान हो जाएगा और बहुत मजा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगता है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डालेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।